इवन आज हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद और रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। इस लेसन में फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा कि फ्रांस में क्रांति हुई, उसके अन्य देशों यूरोप के जो अन्य देश थे, अदर कंट्रीज थे, उन पर भी उसके बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े। जो यूरोप के अदर कंट्रीज़ थे वहाँ पर भी उनमें भी मोनार्की सिस्टम था, लोगों को राइट्स नहीं थे। तो उन्होंने देखा कि किस तरह फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में एक लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना हो गई है और वहाँ पर लोगों को राइट्स मिले हैं, समानता मिली है। तो अन्य देशों के लोगों के मन में भी इस तरह के विचार या भावनाएं या क्रांति के प्रति जागरूकता आने लगी कि वो भी अगर ऐसा करें तो हो सकता है। तो कुछ तो फ्रांस क्रांति का प्रभाव उस पर पड़ा और कुछ लोगों में धीरे धीरे जागरूकता आ रही थी, तो उसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। फिर रूस में भी क्रांति हुई फ्रांस की ही तरह, और वहाँ पर क्या कारण रहे और उसके क्या प्रभाव पड़े और वहाँ के जो निरंकुश शासन का अंत कैसे हुआ, ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो अब बात आती है सामाजिक परिवर्तन का युग, यानी कि समाज में क्या क्या चेंजेस हो रहे थे क्रांति के बाद। यानी कि फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप और एशिया सहित दुनिया के कई हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक शक्ति पर चर्चा की जाने लगी। यानी कि लोग आपस में डिस्कस करने लगे कि जो नागरिकों के राइट्स हैं और उनके सामाजिक अधिकार हैं, उन पर डिस्कशन होने लगा। औपनिवेशिक विकास ने सामाजिक परिवर्तन के विचारों को दोहराया। यानी कि औपनिवेशिक विकास, औपनिवेश क्या होता है बेटा? जो शासन किसी भी देश को गुलाम बना लेता है अपना, ठीक है, और उपनिवेश होता है जो गुलाम बन जाता है। यानी कि जैसे भारत उपनिवेश था और ब्रिटेन औपनिवेशिक था। सामाजिक परिवर्तन के विचारों को दोहराया, लेकिन हर कोई समाज के पूर्ण परिवर्तन के पक्ष में नहीं था। समाज में ऐसे बहुत सारे संगठन थे जो पूर्ण रूप से कुछ तो ऐसे थे जो बिल्कुल चेंजेस नहीं चाहते थे, कुछ थोड़ा बहुत चेंज चाहते थे और कुछ बिल्कुल ही बदलाव के समर्थन करते थे। तो रूस में क्रांति के माध्यम से समाजवाद 20वीं शताब्दी में समाज को आकार देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों में से एक बन गया। रूस में क्रांति हुई और वहाँ पर समाजवाद जो विचारधारा है वो स्थापित हुई और वहाँ पर मोनार्की जो सिस्टम था उसको हटाकर समाजवाद की स्थापना हुई। अब हम पढ़ेंगे कि विचारधाराएं जो उदारवादी, कट्टरपंथी और परंपरावादी विचारधाराएं हैं, उनका क्या थी। उदारवादियों से अभिप्राय ऐसे लोगों के एक ऐसे संगठन या समूह से था जो सभी धर्मों को मतलब समानता देने के पक्ष में थे। वंशवादी और जो नियमों की अनियंत्रित शक्ति का विरोध करते थे, यानी राजा के पास जो निरंकुश शक्तियाँ होती थी वो उनका विरोध करने के पक्ष में थे। और एक प्रतिनिधि निर्वाचित संसदीय सरकार के लिए तर्क दिया कि और उन्होंने एक ऐसा पक्ष रखा कि एक ऐसी सरकार चुनी जानी चाहिए जो लोगों के द्वारा निर्वाचित हो और लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चलाए। एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा व्याख्या किए गए कानूनों को अधीन, जो शासकों और अधिकारियों से स्वतंत्र थे। यानी कि जो वो प्रशिक्षित हों, शिक्षित हों, उन्हें उस क्षेत्र का ज्ञान हो और कानून जो है कानून के अधीन रहकर वो कार्य करें। 19वीं शताब्दी के फिर आती है परंपरावादियों की बात। वे देश की बहुसंख्या आबादी की जो ये थे उदारवादी, बहुसंख्या यानी कि जो भी जिनकी संख्या अधिक है उनके आधार पर जो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं उनकी सरकार हो। परंपरावादी क्या चाहते थे बेटा? वो परंपरावादियों ने 19वीं शताब्दियों के बाद परिवर्तनों को स्वीकार किया, लेकिन यह भी माना कि अतीत को सम्मान देने की आवश्यकता है। वह परिवर्तन धीरे धीरे होने चाहिए, यानी कि कुछ चेंजेस होने चाहिए, कुछ पुराने रीति रिवाज चलने चाहिए। और जो कट्टरपंथी या रूढ़िवादी थे वो किसी भी परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। अब बात आती है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन की। औद्योगिक क्रांति ने सामाजिक और आर्थिक जीवन में बदलाव लाए, नए शहर आए और नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए। यानी कि जो ये औद्योगिक क्रांति यूरोप में उद्योगों का
ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो रहा था। इससे नए नए शहर, उद्योगों के चारों तरफ बस्तियां बसने लगी और नए नए शहरों का विकास हुआ। और जो पुरुष, महिलाएं और बच्चे काम की तलाश में कारखानों में आए, लेकिन दुर्भाग्य से काम के घंटे लंबे थे, मजदूरी खराब थी, औद्योगिक वस्तुओं की कम मांग थी। उस समय बेरोजगारी भी ज़्यादा थी। उदारवादियों और कट्टरपंथियों ने व्यापार या औद्योगिक उपक्रमों के माध्यम से धन कमाया और उनके अनुसार समाज का विकास किया जा सकता है। यदि व्यक्तियों की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती, यदि गरीब श्रम कर सकते और पूंजी वाले लोग बिना संयम के काम कर सकते थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में क्रांतिकारियों ने मौजूदा सम्राटों को उखाड़ फेंका, राष्ट्रवादियों के समान अधिकारों के साथ राष्ट्र बनाने के लिए क्रांतियों की बात की। अब बात आ रही है कि वहाँ पर एक नई क्रांति का प्रचार हुआ। औद्योगिक क्षेत्र का विकास होने के कारण जो बेरोजगार लोग थे वो काम की तलाश में शहरों में आए, लेकिन वहाँ पर भी इतना आसान उनके लिए जीवन यापन करना नहीं था। कारण था कि एक तो वेतन फिक्स नहीं था, काम के घंटे तय नहीं थे, बहुत ज़्यादा श्रम के बदले बहुत ही कम वेतन मिलता था। और जो उद्योगपति थे या जो चेंजेस चाहते थे, जिसमें उदारवादी संगठन के भी लोग आ जाते थे, जो अधिक से अधिक पैसा कमाकर अपने परिवर्तनों के पक्ष में थे, उन्होंने भी उसमें कुछ ज़्यादा योगदान नहीं दिया। वो सब भी अपने जो मुनाफे या उसके ही पक्ष में थे। अब बात आ जाती है यूरोप के लिए समाजवाद का आगमन, कि यूरोप में समाजवाद होता है, जिस समाजवाद का अभिप्राय है कि जो भी समाज में जो भी आय के जो भी संसाधन हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उस पर पर्सनली किसी का राइट ना होकर पूरे समाज का हक हो। यानी कि जो भी मुनाफा कमाया जा रहा है, जैसे कंपनियां हैं या कुछ भी है, उसमें वो सारे उस पूंजीपति का ना हो। जो इसमें काम करने वाले लोग हैं उनकी भी उसमें हिस्सेदारी हो, उनके वो मुनाफा समान रूप से उन लोगों में बांट दिया जाए। यानी कि जो भी फ़ायदा होता है उसमें पूरे समाज का हक हो, संसाधनों पर पूरी जो कम्युनिटी है उसका हक हो। 19वीं सदी के मध्य में यूरोप में समाजवाद विचारों का एक प्रसिद्ध अंग था। समाजवादी निजी संपत्ति के खिलाफ थे और इसे उस समय की सभी सामाजिक बीमारियों की जड़ के रूप में देखा जाता था। समाजवादी किसके खिलाफ थे? कि जो ये अमीर और कुलीन वर्ग और शासक वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति अपने पास, निजी संपत्ति रखना चाहते थे। वो उसी को कहते थे कि ये ही सभी मुसीबतों की जड़ है। अगर पूरी संपत्ति पर पूरे समाज का अधिकार हो तो इस तरह की जो स्थिति है इसको बदला जा सकता है। रॉबर्ट ओवन, ये किसने विचार दिए? 1771 से 1858 ने इंडियाना यूएस में न्यू हार्मनी नामक एक सहकारी समुदाय के निर्माण की मांग की। लुई ब्लैक चाहता था कि सहकारी समितियों को प्रोत्साहित किया। सहकारी समितियां यानी कि लोगों का जिस पर राइट होता है। पूंजीवादी उद्यमों के बदले कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स ने इस तरह के शरीर में अन्य विचारों को जोड़ा। मार्क्स के अनुसार औद्योगिक समाज पूंजीवादी था। कार्ल मार्क्स मानता था कि जो औद्योगिक समाज है वो पूंजीवादी है। वो जो भी मजदूरों के श्रम के द्वारा जो मुनाफा कमाया जाता है उस पर उसका अकेले का अधिकार है। कार्ल मार्क्स चाहता था कि जो भी पूंजीपतियों का लाभ है वो श्रमिकों द्वारा उत्पादित किया जाता है, और वो पूंजीवाद और निजी संपत्ति के शासन को उखाड़ फेंकना चाहता था। यानी वो चाहता था कि जो ये पूंजीवादी प्रथा है, यानी कि जो भी उत्पादन से जो भी लाभ होता है वो श्रमिकों में बांट दिया जाए। मार्क्स का मानना था कि एक कम्युनिस्ट समाज भविष्य का स्वाभाविक समाज था। कम्युनिस्ट यानी कि पूरी कम्युनिटी का उस पर राइट हो। अब बात आती है कि समाजवाद का समर्थन। 1870 के दशक तक समाजवादी विचार यूरोप में फैल गए थे। यूरोप के जो विभिन्न जो तीसरा वर्ग था या जो मध्य वर्ग या गरीब वर्ग था वो सब समाजवाद का फेवर करते थे। उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई जिसका नाम है दूसरा अंतर्राष्ट्रीय जर्मनी, और इंग्लैंड में श्रमिकों द्वारा बेहतर जीवनी और कामकाजी परिस्थितियों के लड़ने के लिए संघों का गठन किया। लेबर पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादियों और ट्रेड यूनियनों ने 1905 तक इस तरह के कार्य किए। विभिन्न संगठन बनाए, पार्टियां बनाई जो समाजवाद के पक्ष का या उसके आधार का समर्थन करते थे। अब बात आती है रूसी क्रांति की।
ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।